प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी पारा मेडिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इस चैनल पर पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के सभी सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जाता है और सभी जानकारी 100% सही दिया जाता है। तो आप लोग अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर क्लास का पीडीएफ भी दीजिए, तो आपको मैं बता दूं कि सभी यूट्यूब क्लास का पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में आप लोगों को मिल जाएगा एलजीआर स्टडी ऐप पर। ठीक है, तो प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए एलजीआर स्टडी ऐप। तो ये दो ऐप आएगा, एक तो ये व्हाइट वाला है, जो ये वाला ऐप है। ठीक है, इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें आप लोगों को जो है मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल और क्विज सभी सब्जेक्ट का बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और ये वाला ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जो है ना प्यारे बच्चों, यह ऐप है, इसमें आपको सभी क्लास का बिल्कुल फ्री में पीडीएफ जो है मिल जाएगा। इस वाले सेक्शन में आकर के, है ना, पीडीएफ नोट्स वाले सेक्शन में आकर के जो आपको क्लास का पीडीएफ है वो मिल जाएगा। हम कोशिश करते हैं कि पीछे भी जितने क्लास हुए हैं सभी का पीडीएफ मैं इसमें डलवा दूंगा। तो आप लोग यहाँ से आके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से आप लोग बार बार रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग ये काम कर सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। और आज का फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन के द्वारा बोला जा रहा है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का क्रम है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का जो यहाँ पर क्रम है वो आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि परमाणु क्रमांक बढ़ने पर, क्या बढ़ने पर प्यारे बच्चों, परमाणु का जो क्रमांक है ना बढ़ने पर जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश और उसका जो प्रभाव है वो दोनों बढ़ता है। दोनों क्या होता है, बढ़ता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। ठीक है ना, ये प्रभावी नाभिकीय आवेश के बढ़ते क्रम को सही तरीका से क्या करता है, बता रहा है। ठीक है, लिथियम का जो आवेश है उससे ज़्यादा होगा सोडियम का, सोडियम से ज़्यादा पोटेशियम का, उससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इसमें किसका होगा, रुबिडियम का होगा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप लोग जो है ना सभी क्वेश्चन का साथ साथ कमेंट भी करते चलिए, और हम देखेंगे कि आप लोग कितने बच्चे जो है ना सही आंसर किए हैं कमेंट के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि आवर्त सारणी का द्वितीय उच्चतम विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है ना, हाईली जो है ना आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव जो एलिमेंट है वो निम्नलिखित में से कौन है, सेकेंड नंबर का। द्वितीय मतलब सेकेंड नंबर का। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाहिने जाने पर जो है ना तत्व की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है ना प्यारे बच्चों वो क्या होती है, बढ़ती है। और आवर्त सारणी में आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरीन किसका, तो फ्लोरीन का जो ये आपका विद्युत ऋणात्मकता है ना वो सबसे ज़्यादा होता है। और अगर दूसरे नंबर की बात करी जाए, क्योंकि द्वितीय का आपसे जो है ना पूछा जा रहा है, तो फ्लोरीन के बाद दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन का वारी आता है। तो द्वितीय उच्चतम विद्युत ऋणात्मक तत्व यहाँ पर आपसे पूछा गया तो कौन होगा, ऑक्सीजन। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अगर आप लोग सी ऑप्शन कर रहे थे तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलिए बच्चे इतना जो है ना तैयार होते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि अम्लीय माध्यम में आपको बताना है कि फिनोल्फ्थालीन का रंग जो है ना कैसा होता है। तो अम्लीय माध्यम में जब कभी भी फिनोल्फ्थालीन का अगर कलर पूछा जाए, यानी कि रंग पूछा जाए, तो आप बताएंगे गुलाबी। कैसा होता है गुलाबी होता है। ठीक है, तो 3 के लिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि गुलाबी। वैसे आपको पता होना चाहिए कि फिनोल्फ्थालीन जो है ना एक संश्लेषित सूचक है, यानी कि इंडिकेटर है ये। ठीक है ना, नेचुरल नहीं, संश्लेषित। संश्लेषित क्या है, सूचक है, जिसका उपयोग जनरली प्रयोगशाला या फिर उद्योग में जो है ना संश्लेषण के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, संश्लेषण के लिए किया जाता है। ये आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। अगर बात किया जाए तो इसका, तो ये जो है ना अम्लीय तथा उदासीन माध्यम में आपको पता होना चाहिए कि रंगहीन होता है। अम्लीय
तथा उदासीन माध्यम में क्या होता है, रंगहीन होता है। तो यहाँ पर आप और क्षारीय माध्यम में जो है ना, अम्लीय माध्यम में उदासीन होगा, लेकिन यहाँ पर क्षारीय माध्यम में क्या होगा, तो आपका ए ऑप्शन गुलाबी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे आपके 4 नंबर क्वेश्चन के लिए। 4 नंबर क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम वायुमंडल की O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस के संपर्क में आने के बाद Al2O3 बनाता है। अगर एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो Al2O3 बनाएगा। यह क्रिया क्या है, ये जो रिएक्शन हो रही है ये रिएक्शन क्या है? देखिए वास्तव में होता क्या है कि एल्यूमिनियम का 4 अणु, ठीक है ना, 4Al अगर रिएक्शन करेगा 3O2 के साथ, किसके साथ, 3O2 के साथ, तो जो उत्पाद बनता है वो 2Al2O3 बनता है। क्या बनता है, 2Al2O3 बनता है। और अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा कि ये जो अभिक्रिया है, ये जो रिएक्शन है, वो याद रखिएगा कि संक्षारण का उदाहरण है। किसका, संक्षारण का, रस्टिंग का क्या है, यह एक उदाहरण है। और एल्युमिनियम के संदर्भ में आपको पता होना चाहिए कि संक्षारण जो आप शब्द सुनते हैं ना, वो व्यर्थ नहीं माना जाता है। एल्युमिनियम काफ़ी आपको पता होना चाहिए कि क्रियाशील धातु है, बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील धातु है। और वायु के संपर्क में इसकी सबसे जो ऊपरी परत है प्यारे बच्चों, सबसे ऊपरी परत जो होती है वो आपको पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि जैसे ही एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का जो है ना निर्माण करता है। ये किसका निर्माण करता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का ये निर्माण करेगा। और 4 के लिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका ये होगा, संक्षारण अभिक्रिया आप इसे कह सकते हैं, संक्षारण रिएक्शन आप कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन 4 के बाद 5 नंबर, कि कुरकुरे के पैकेट में रिक्त स्थान पर एक अक्रिय गैस ना भरी जाती है। यह उसे डॉट डॉट से रोकने के लिए किया जाता है। कुरकुरे का जो पैकेट होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता प्यारे बच्चों, जो आपको हवा उसके अंदर भरी होती है वो ऑक्सीजन नहीं होती है। याद रखिएगा वो कोई अक्रिय गैस होती है, यानी कि इनर्ट गैस होती है। अक्रिय गैस यानी कि इनर्ट गैस होती है, उसे आप नोबेल गैस भी कहते हैं, जो कि अभिक्रियाशील नहीं होती हैं। उसका रिएक्टिविटी एकदम जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। अगर बात करें अक्रिय गैस का तो आप लोग नाम याद रखिएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, ये मुख्य रूप से अक्रिय गैस हैं। कौन से गैस है, अक्रिय गैस है। और ये गैस कभी भी किसी चीज़ से रिएक्शन नहीं करता। अगर कुरकुरे के पैकेट में प्यारे बच्चों अगर ऑक्सीजन भर दिया जाएगा ना, तो ऑक्सीजन आपको पता होना चाहिए कि चीज़ों को सड़ने गलने के लिए जिम्मेवार है। तो पैकेट के अंदर का जो कुरकुरे है ना प्यारे बच्चों, उसका स्वाद चेंज हो जाएगा, सड़न गलन पैदा हो जाएगी। लेकिन इसमें से ऑक्सीजन निकाल करके इसमें भरा क्या जाता है, अक्रिय गैस, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इसमें से जो भी उसके लिए हाइजीनिक होता होगा वो उसमें भर दिया जाता है। तो ये क्यों ऐसा किया जाता है, तो ये प्यारे बच्चों उपचयन जो अभिक्रिया है इसको रोकने के लिए किया जाता है। अगर ऑक्सीजन भर दिया जाएगा तो उपचयन हो जाएगा, अंदर का कुरकुरे खराब हो जाएगा, गंध करने लगेगा उपचयन हो जाने के कारण। लेकिन अक्रिय गैस भरते हैं तो ये उपचयन होती ही नहीं है, वो खराब नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन के लिए, कि एल्कली की उपस्थिति में एक एस्टर का जलीय अपघटन कहलाता है। एल्कली की उपस्थिति में अगर एस्टर का जलीय अपघटन आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा इसका जलीय अपघटन जो है ना साबुनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, साबुनीकरण। ये आप जो है ना याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों हम लोग अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए 7 नंबर क्वेश्चन है, कि कठोर जल साबुन के साथ पृष्ठमल जो है ना बनाता है, यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो कठोर जल जो है साबुन के साथ पृष्ठमल बनाता है, ये किसके उपस्थिति के कारण होता है, ये आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करना है, बताना है। तो 7 के लिए जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी होगा, CaCl2 के उपस्थिति के कारण। किसके कारण, तो कैल्शियम क्लोराइड
के उपस्थिति के कारण जो है ना वो पृष्ठमल बना पाता है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। वे यौगिक जो सजातीय श्रृंखला में नहीं आते हैं वो निम्नलिखित में से कौन है। सजातीय श्रृंखला में नहीं आने वाले जो यौगिक है वो आपको क्या करना है, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा है आखिर वो यौगिक। तो अगर आप लोग 8 का आंसर बी कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल बिल्कुल क्या है, सही आंसर आ रहा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि C4H12O जो है ना वो सजातीय श्रृंखला में नहीं आते हैं। ये यौगिक आपका बिल्कुल सही आंसर कंपाउंड जो है ना हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। आगरा में ताजमहल का रंग डॉट डॉट के कारण परिवर्तित हो गया है। ताजमहल का रंग जो है ना प्यारे बच्चों वो बदलता जा रहा है, हल्का पीला टाइप होता जा रहा है, ठीक है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? धूप? एकदम नहीं, धूप के कारण किसी इस ताजमहल का रंग नहीं बदलेगा। चूना के कारण भी नहीं, संचारण की कोई वहाँ पर सिस्टम ही नहीं है। तो अम्ल वर्षा के कारण, किसके कारण प्यारे बच्चों? अम्ल वर्षा के कारण आप जो है ना याद रखेंगे कि ताजमहल का कलर यानी कि रंग जो है वो हल्का पड़ता जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ताजमहल है ना वो मार्बल का बना है। किसका बना है? CaCO3 मार्बल का बना है। और मार्बल पर जब अम्ल वर्षा होती है, क्या होती है प्यारे बच्चों? अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा में नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड ये सब पाए जाते हैं और इसके कारण से जो आपका मार्बल है इसका रंग जो है ना हल्का पीला टाइप होता जा रहा है। तो आपको अगर बी ऑप्शन कर रहे हैं तो बिल्कुल बी आपका सही आ रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। प्रति अम्ल डॉट डॉट को है ना कम के लिए उपयुक्त होते हैं। किसको कम करने के लिए प्रति अम्ल जो है ना एंटी जो आपका एसिड है इसका प्रयोग करते हैं। तो एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए ही हम करेंगे, ठीक है। तो 10 के लिए जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा बी, अम्लीयता यानी कि एसिडिटी। जिसके पेट वगैरह में गैस बन जाए तो उसको हम क्या करते हैं, प्रति अम्ल यानी कि एंटी एसिड देते हैं ताकि अंदर के अम्ल को वो कम कर सके। जैसे कि लोहा को लोहा से ही काटा जाता है, उसे एसिड को एसिड से काटेंगे, एंटी एसिड दे करके उन्हें। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 11 नंबर है कि पाचन में मदद करने वाला अम्ल है। पाचन में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हेल्पफुल है, ये आपको प्यारे बच्चों बताना है। देखिए अगर बात करें तो पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, कौन सा अम्ल? HCl, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो पाचन के लिए आवश्यक होता है, बहुत ज़्यादा आवश्यक। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन के लिए आवश्यक तो है ही है, लेकिन एक काम ये और करता है। अगर मान लीजिए आपके भोजन में कोई छोटे कीड़े मकोड़े चले जाते हैं तो छोटे कीड़े मकोड़े को भी ये क्या कर देते हैं, मार देते हैं। और HCl अगर देखा जाए आपके पेट में कहाँ पाया जाता है तो याद रखिएगा HCl मुख्य रूप से आपके आमाशय में पाया जाता है। कहाँ पर? आमाशय में पाया जाता है। और चूँकि ये अम्ल है तो इसका स्वाद खट्टा होता है और इसीलिए याद रखिएगा एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है, तो बोलिएगा अम्लीय माध्यम में। जब कभी आपको ढकार वगैरह हुई होगी अपच हो जाने के कारण तो आपने देखा होगा कि आपका ढकार खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा। खट्टा क्यों होता है? क्योंकि वो जो ढकार आती है ना कहाँ से आती है? आपके आमाशय से आती है और आमाशय में पाए जाते हैं HCl। बहुत ज़्यादा खट्टा होने के कारण आपको पता होना चाहिए कि आपका ढकार भी ना खट्टा महसूस होता होगा। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि 11 के लिए राइट आंसर क्या होगा, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर आप बी ऑप्शन कर रहे हैं तो बी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सही हो जाएगा। ये अम्ल जो है ना पाचन के लिए तो आवश्यक है ही, और याद रखिएगा कि जब मात्रा बढ़ जाती है, अगर आपके पेट में HCl का मात्रा बढ़ जाएगा, जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा अगर HCl आपके पेट में हो जाए तो इससे पेट में आपको जलन महसूस होगा, पेट में दर्द का महसूस हो सकता है, अपच की समस्या हो जाएगी, यानी कि आपके भोजन पच नहीं पाएंगे। तो कोई भी चीज़
हमारे लिए लाभदायक है कब तक, जब हमारे पास वो लिमिट मात्रा में है। लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो खराबी देखने को मिलता है। तो HCl हमारे पेट में ज़रूरी है लेकिन एक लिमिट तक है। अगर ज़्यादा HCl बन जाए हमारे पेट में तो फिर आपको जो हमने समस्याएं बताया है वो समस्या सब आपको देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। कार्बन का अपरूप जिसका उच्च गलनांक है। तो प्यारे बच्चों, कार्बन के दो अपरूप बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है कार्बन का दो अपरूप। एक तो है ग्रेफाइट और दूसरा है हीरा। दोनों ऑप्शन आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि कार्बन का वह अपरूप जिसका जो है ना गलनांक बहुत ही उच्च होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस कार्बन के अपरूप का मेल्टिंग पॉइंट जो है ना बहुत ही ज़्यादा होता है। तो अगर बात करें कि किसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट प्यारे बच्चों हीरा का होता है। और हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। तो सबसे कठोर पदार्थ है तो मेल्टिंग पॉइंट तो इसका हाई होना तय है। आप पूछेंगे सर कितना होता है हीरा का मेल्टिंग पॉइंट, जरा आप लोग बताएंगे कमेंट में भी, हम देखना चाहते हैं कितने बच्चे बता पा रहे हैं। मैं बता दूं आपको कि हीरा का जो गलनांक होता है ना 3500 डिग्री सेल्सियस। वाह, समझ सकते हैं 3500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दीजिएगा तब जाके हीरा पिघलेगा। सोच सकते हैं आप इस बातों को, ठीक है। इस तरह से डिस्कशन के साथ पढ़िएगा तो बहुत ही ज़्यादा आप सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि वह यौगिक जो जलने पर एक धूमिल ज्वाला देता है। एक धूमिल, उसका जो ज्वाला होता है, लौ जो होता है ना, वो धूमिल होता है। तो कौन सा वह यौगिक है, ये आपको प्यारे बच्चों क्या करना है, बताना है। देखिए, तो यहाँ पर जो 13 नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा C2H6, जिसे हम एथेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? C2H6 को क्या कहेंगे? एथेन। याद रखिएगा कि इसमें कार्बन की प्रतिशत अधिक होती है, इसमें कार्बन बहुत ज़्यादा परसेंटेज में होता है। और जब क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ जलाते हैं तो धुआं किसके कारण आती है? कार्बन के कारण, कार्बन के कारण। और जिस चीज़ में कार्बन ज़्यादा होगा अगर उसको जलाएंगे तो धुआं भी ज़्यादा होगा, तो उसका ज्वाला, इतना ज़्यादा कार्बन होता है उसका ज्वाला भी धूमिल हो जाता है। पूरा फ्रेश जैसे कि दीपक जलती है वैसे ये नहीं जलती है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने प्यारे बच्चों आ चुका है कि वह धातु जो अत्यंत है ना अभिक्रियाशील है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसमें से वो कौन सी है? तो मैं आपको सक्रियता श्रेणी का हल्का जो है ना ज्ञान देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि सक्रियता श्रेणी में किस तत्व को ऊपर रखा गया है, किस तत्व को नीचे रखा गया है। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर है प्यारे बच्चों के, ठीक है। के मतलब आप जानते होंगे पोटेशियम। अब पूरा पोटेशियम लिखेंगे तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। दूसरे नंबर पर प्यारे बच्चों आता है Na डैट मीन्स सोडियम, Na डैट मीन्स सोडियम। इसके बाद कैल्शियम है। कौन है? कैल्शियम है। ये याद रख लीजिएगा, आपके बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। कैल्शियम के बाद प्यारे बच्चों मैग्नीशियम है। कौन है? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम है। इसके बाद Zn मतलब जिंक है। Fe डैट मीन्स आयरन है। Sn मतलब टीन है। और Pb है, ठीक है। इसके बाद भी हाइड्रोजन वगैरह है, लेकिन हम सबसे पहले बात इतना के ही बारे में करेंगे। अगर इसको ही देखिएगा तो आपको सक्रियता श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा कि इसमें ऊपर से नीचे आने पर, ठीक है ना, जो अभिक्रियाशीलता है वो घटती है। जितना ऊपर से नीचे आइएगा तो अभिक्रियाशीलता क्या होगी प्यारे बच्चों? घटेगी। अभिक्रियाशीलता भी क्या होगी? घटेगी, ना कि बढ़ेगी। यानी कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील यानी कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? तो सर पोटेशियम होगा सबसे ज़्यादा। उससे हल्का कम सोडियम, उससे हल्का कम कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये लोग जो आप देख रहे हैं सोडियम, सोडियम तो इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है प्यारे बच्चों कि अगर इसको खुले में छोड़ दीजिएगा तो ऑटोमेटिक आग पकड़ लेती है। और यही कारण है कि सोडियम को केरोसिन में डुबो कर क्या किया जाता है? रखा जाता है। और मैग्नीशियम का फीता आप देखेंगे
ये वायुमंडल में रखने के बाद ये भी जलना क्या हो जाती है, हल्का ही हीट पाने पर ये भी जलना शुरू कर देती है। तो अब आपका आंसर मिल गया होगा कि इस चारों में से जो आपका यहाँ पर अगर देखा जाए Hg है। अच्छा, इस श्रेणी को मैं हल्का और आगे बढ़ा देता हूँ ताकि आपको सारे ऑप्शन इसमें दिखाई ही दे दे। हाइड्रोजन के बाद अगर बात करें तो हाइड्रोजन के नीचे होता है प्यारे बच्चों कॉपर। कौन होता है, कॉपर। कॉपर के नीचे होता है पारा, और पारा के नीचे होता है प्यारे बच्चों Ag, जिसे हम सिल्वर कह सकते हैं, और सबसे नीचे होता है Au यानी कि गोल्ड। यही कारण है कि गोल्ड पर सबसे कम जंग लगता है, यानी कि गोल्ड में जंग लगता ही नहीं, ऐसा आप कह सकते हैं। ये रिएक्शन करता ही नहीं है, और यही कारण तो है कि गोल्ड का ज्वेलर बनता है वहाँ की चमकीला होने के कारण ही। तो अब आपको मैंने पूरा सक्रियता श्रेणी ही बता दिया। इसमें भी ये कॉपर जो है ना हाइड्रोजन के नीचे है। अब देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। हाइड्रोजन को अगर आप जो आपका Hg है मरकरी अगर आप देखिएगा प्यारे बच्चों तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर, यहाँ, ठीक है। इसके बाद अगर बी ऑप्शन Zn को देखा जाए जिंक, तो जिंक आपको दिखाई दे रहा है यहाँ। पीबी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, और Al मतलब एल्युमिनियम यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इस चारों में सबसे ऊपर कौन है, चारों में सबसे ऊपर कौन है, ज़रा जल्दी से बता दीजिए। तो सर सबसे ऊपर है ना एल्युमिनियम ही है। तो इसकी रिएक्टिविटी यानी कि अभिक्रियाशीलता इस चारों में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर जो है ना हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि धातुओं का निष्कर्षण डॉट डॉट से आसानी से किया जा सकता है। कहाँ से आप लोग धातु बहुत ही आसानी तरीक़ा से प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं। निष्कर्षण का सीधा मतलब समझिए कि निकाल सकते हैं। तो 15 के लिए अगर आप आंसर कर रहे हैं सी, तो आपका बिल्कुल सही है। अयस्क से धातु निकालना सबसे आसान काम होता है। कहाँ से धातु निकालना, अयस्क से, ठीक है ना। जैसे कि लोहा के अयस्क हेमाटाइट, उसी तरह से आप अगर बात करेंगे एल्युमिनियम का तो बॉक्साइड है। तो इस तरह अयस्क से धातु निकालना बहुत ही क्या प्यारे बच्चों आसान होता है। नेक्स्ट आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन, CH3COOH प्लस C2H5OH का जब हम रिएक्शन करवाते हैं CH3COOC2H5 प्लस H2O के साथ, तो हमें क्या मिलेगा। तो जो सॉरी यहाँ पर जो हमें ये रिएक्शन दिखाई दिया, इस रिएक्शन में X क्या है, यहाँ पर जो X है ना वो X क्या है, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो 16 के लिए अगर आप आंसर कर रहे हैं ए, तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि H2SO4 है, हाइड्रोक्लोरिक जो है ना सल्फ्यूरिक एसिड आप कह सकते हैं। तो H2SO4 आपका बिल्कुल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बात करेंगे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। आधुनिक आवर्त नियम डॉट डॉट पर आधारित है। आधुनिक आवर्त नियम किस पर आधारित है, तो आधुनिक आवर्त नियम जो है ना प्यारे बच्चों वो आधारित है परमाणु संख्या पर। किस पर, परमाणु संख्या पर। मैं आधुनिक आवर्त सारणी की बात नहीं कर रहा, मैं नियम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे आपके 18 नंबर क्वेश्चन के लिए, वह तत्व जिसकी प्रकृति है ना विद्युत धनात्मक है, इसमें से कौन है जो विद्युत धनात्मक है, ये आपको बताना है। तो 18 के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा बोरॉन। बोरॉन विद्युत धनात्मक है, यानी कि इससे बिजली पास कर सकती है और विद्युत धनात्मक तत्व ये माना जा सकता है। तो आपका सी ऑप्शन 18 के लिए बिल्कुल जो है ना सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों हम लोग जो है ना 19, मैग्नीशियम को हवा में जलाना है। तो भाई साहब मैग्नीशियम को जब हवा में जलाते हैं तो भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, ऊर्ध्वपातन है, या फिर अपचयन उपचयन है, क्या है ये। तो अगर बात किया जाए मैग्नीशियम के बारे में तो आपको प्यारे बच्चों पता होना चाहिए कि अगर आप मैग्नीशियम को किसको, अगर आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो आपको मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलेगा, आपको मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो मिला, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन में जलेगी। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, कि राख है। ये क्या है, राख है, जो जनरली
वाइट कलर का होता है। क्या आप इस राख से फिर मैग्नीशियम बना सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। जैसे आपने कोई एक पेपर मान लीजिए आपने जला दिया, तो जो राख बनी, क्या उस राख से आप फिर पेपर बना सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। तो जो अभिक्रिया फिर से पुराने उत्पाद को प्राप्त नहीं करवा सकती है वो होगा आपका रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक केमिकल चेंज है। भौतिक परिवर्तन क्या है? वह परिवर्तन जो फिर से पुराने स्टेट में आ सके, पुराने अवस्था में आ सके, उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे कि आपने जल को फ्रिज में रख दिया, ये बन गया बर्फ। क्या बन गया? बर्फ बन गया। तो ये है भौतिक परिवर्तन। जल बर्फ बन रहा है, ये भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि फिर बर्फ से आप जल बना सकते हैं। तो जो ऐसा परिवर्तन जिसमें मूल पदार्थ को फिर से प्राप्त किया जा सकता है वो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन वह है जिसमें मूल पदार्थ को फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं आप। जैसे कागज जलाने के बाद राख से आप फिर से पेपर नहीं बना सकते हैं, तो ये है रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ना आपका बी होगा, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पर एक चीज़ है ऊर्ध्वपातन। ये क्या है ऊर्ध्वपातन? ऊर्ध्वपातन समझ लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, इसीलिए मैं चर्चा कर देना चाहता हूँ ऊर्ध्वपातन का, कि ऊर्ध्वपातन आखिर होता क्या है। देखिए, जनरली कोई ठोस पदार्थ अगर आप उसको हीट देंगे तो पहले लिक्विड में बदलेगा और फिर गैस में बदलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि बर्फ़ है, ठीक है, तो बर्फ़ जनरली ठोस है। इसको गर्म कीजिएगा तो ये बनेगा पानी। आप पानी को और ज़्यादा गर्म कीजिएगा तब भाप बनेगा, यानी कि गैस में बन के तब उड़ेगा वो। इसी तरह मोम के बारे में सुना होगा आपने, मोमबत्ती तो जलाया होगा। मोम को अगर आप गर्म हीट देते हैं तो मोम पहले पिघलेगा। अब पिघलने के बाद वो फिर जल के हवा में क्या होगी? उड़ेगी। तो मोम का पिघलना जलना तो एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है। तो ये जो है ना कहलाती है मुख्य रूप से वाष्पीकरण। लेकिन ऊर्ध्वपातन क्या है? ये प्रोसेस देख रहे हैं कि मोम ठोस था, ठोस से पहले बना लिक्विड, लिक्विड से बना गैस, धुआं बन के उड़ जाता है मोम। लेकिन प्यारे बच्चों, ऊर्ध्वपातन वह प्रोसेस है जिसमें कोई ठोस पदार्थ, कोई ठोस जब उसको गर्म करते हैं तो द्रव में बिना परिवर्तित हुए डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि मोम ठोस था तो पहले द्रव बना, पिघल के द्रव बनाया, आप फिर गैस बनाया, फिर क्या बनाया? गैस बनाया। लेकिन ऐसा प्रोसेस जिसमें ठोस को गर्म करने पर ठोस डायरेक्ट गैस में बदल जाए उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। और इसका एग्जाम्पल है कपूर। कौन? कपूर। कपूर आपने देखा होगा, टैबलेट्स आता है जो पूजा वगैरह में जनरली पंडित जी उसका कहते हैं कि वो करवाइए, मतलब आरती के लिए। तो कपूर, प्यारे बच्चों याद रखिएगा, कपूर को जब आप माचिस देते हैं तो ध्यान से उसके जलने के प्रोसेस को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कपूर तो ठोस है, और ठोस से डायरेक्ट वो गैस बन के उड़ जाता है, वो द्रव में नहीं बदलता है। तो जब कोई ठोस पदार्थ डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाए तो उसे हम इस प्रोसेस को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो राइट आंसर तो आपका कौन है? बी है। लेकिन हमने ऊर्ध्वपातन वगैरह के बारे में भी क्या कर दिया? चर्चा कर दिया, ताकि हाँ आपका नॉलेज बना रहे। आगे बात करते हैं हम लोग 20 नंबर प्रश्न का। संगमरमर की वायुमंडलीय आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके चूना बनाना उदाहरण है। संगमरमर जब, सीधा समझ लीजिए, जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो चूना बनाएगा। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो अभिक्रिया है, वो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? वो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ये आपको प्यारे बच्चों बताना है। सिंपली सी आपको मैं रिएक्शन के हेल्प से बताने का कोशिश करता हूँ कि अगर आप संगमरमर का, किस चीज़ का? संगमरमर का रासायनिक सूत्र आपको याद होना चाहिए, CaCO3। संगमरमर का आप जो है ना आर्द्रता और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब ये रिएक्शन करती है तो ये बनाती है CaOH का Al2।
जिसे चूना भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये कौन सी रिएक्शन है, यह पूछा जा रहा है आपसे। तो 20 के लिए अगर आप लोग आंसर कर रहे हैं सी, तो ये बिल्कुल ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया है, जिससे हम संयोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो संगमरमर है और जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड है मिल करके CaOH का हॉल 2 क्या करता है, बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आप इसे कह सकते हैं, साधारण नाम इसका चूना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन के लिए, एक रेडियोधर्मी, ठीक है, रेडियो एक्टिव भी आप कह सकते हैं इंग्लिश में से, एक रेडियोधर्मी पदार्थ यानी कि रेडियो एक्टिव जो आपके एलिमेंट है कि अर्ध आयु आपको दिया गया है T1/2, 60 मिनट है, अर्ध आयु कितना है 60 मिनट। 3 घंटे बाद इस पदार्थ का कितने प्रतिशत शेष रह जाएगा, 3 घंटे बाद इस पदार्थ का कितने प्रतिशत जो है ना रह जाएगा। अर्ध आयु अगर 60 मिनट है तो 3 घंटे के बाद ये कितना % उपस्थित बच पाएगा, ये आपको बताना है। तो 21 के लिए अगर आप लोग आंसर कर रहे हैं डी, तो आपका बिल्कुल सही होगा 12.5%। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन, धातु के फॉस्फेट का सूत्र PMO4 है, तो इसके नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा। तो जिसका फॉस्फेट MPO4 हो, उसके नाइट्रेट का सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे M×NO3 का होल 3, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यौगिक अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। अष्टक नियम का पालन कौन सा जो आपके यौगिक है वो नहीं करता है। तो 23 के लिए जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका डी होगा, PCl5। PCl5 बिल्कुल ठीक आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है एस्केंडियम जो है ना के बाह्य इलेक्ट्रॉन के लिए जो है ना क्वांटम संख्याओं के मान होंगे। तो क्वांटम संख्या का वैल्यू यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वांटम संख्या का जो वैल्यू होगा प्यारे बच्चों, अगर एस्केंडियम के लिए पूछा जाए तो ये वैल्यू डायरेक्ट आप याद रखेंगे। 24 के लिए आपका सी ऑप्शन होगा, N = 3 एंड L = 2, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों हम लोग जो है आपके क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, एक परमाणु की N कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसके नाभिक में 18 न्यूट्रॉन है, द्रव्यमान संख्या क्या होगी। लल्लू पंजू वाला क्वेश्चन आ गया। द्रव्यमान संख्या निकालने का आप लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए, क्या निकालने का, तो द्रव्यमान संख्या निकालने का आप जानते हैं प्रोटॉनों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पर आपको जो है ना जो चीज़ें दी गई है अगर उसके अकॉर्डिंग बात किया जाए तो जो आपके क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक। KLM अगर कहा गया है कि N कक्षा में, एक मिनट भाई ये क्या हो गया, 1 मिनट रुकेंगे, यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। N कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 7। जिस एलिमेंट के N कक्षा में आप जानते हैं K L M और तब होता है N। तो अगर प्यारे बच्चों यहाँ पर इसने बोला कि N कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो M में तो 8 होते हैं कम से कम। 1 मिनट, ये K लिखिए, KLMN, और जो आपके L जो आपके कक्षा है इसमें भी मैक्सिमम 8 ही हो सकते हैं और इसमें मैक्सिमम होते हैं 2। तो सब मैक्सिमम पूरा करते करते तब तो N पे पहुंचा होगा। तो N पे कितने हैं 7। तो इलेक्ट्रॉन की कुल इलेक्ट्रॉन की बात करी जाए, तो इस सभी को जोड़िएगा तो आपको पता चलेगा कि आखिर कुल कितना इलेक्ट्रॉन उसमें जो है ना था। 8 × 10 और 8 × 7 15 यानी कि 25। कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 25। और
यहाँ पर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन की संख्या 18 दे रखी है। न्यूट्रॉन की संख्या कितना दे रखी है? 18। और द्रव्यमान संख्या आपसे पूछ रहा है, तो द्रव्यमान संख्या आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन की संख्या प्लस जो है न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन का संख्या और इलेक्ट्रॉन का संख्या हमेशा प्यारे बच्चों बराबर होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 25 है तो प्रोटॉन की संख्या भी क्या होगी? 25 और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि आपको दिया गया 18, तो 25 18 कितना हो गया? 43। कितना हो गया प्यारे बच्चों? 43 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर क्लास ज़बरदस्त लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। 43 ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल ठीक, यहाँ पे डी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन को देखिएगा कि वह धातु जो अपने मूल अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। अपनी मूल अवस्था में कौन सी धातु है जो नहीं पाई जाती हैं? तो यहाँ पर आपके 26 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो सी होगा, Fe यानी कि आयरन जो है ना, वो जैसा आयरन आप देखते हैं अपने आसपास, जैसा लोहा देखते हैं वैसा लोहा वास्तविक में नहीं पाया जाता है। वो बालू के रूप में कंकर पत्थर के रूप में पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर से उसको शुद्ध किया जाता है, शुद्ध करके तब आपको इस तरह का लोहा देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों की एसिटिक अम्ल NaOH के साथ अभिक्रिया करके एक लवण बनता है, जिसका pH मान कितना होगा ये आपको बताना है। तो एसिटिक अम्ल जो है ना NaOH के साथ जब अभिक्रिया करेगी और जो लवण बनाएगी तो उसका pH वैल्यू जो होगा प्यारे बच्चों ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसका pH वैल्यू याद रखिएगा 7 के बराबर होगा। और अगर 7 के बराबर pH वैल्यू है तो वो उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए। लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसे रासायनिक सूत्र है ना जो आपको हमेशा याद रखना ही पड़ेगा। बेसिक्स आप चीनी का याद रखिए, ग्लूकोज का याद रखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का याद रखिए, संगमरमर का याद रखिए, चूना का याद रखिए, चूना जल का याद रखिए। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। जो हम नीला तोता फिटकिरी बताए थे उसका भी याद रखिए, नीला तोता का और फिटकिरी का भी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फिलहाल आप बता दीजिए। और अगर आप क्लास करते रहेंगे मेरे साथ कंटिन्यू तो आपको जितने भी मेन रासायनिक सूत्र है ना वो आपको क्लास के अंदर बता ही दिया जाएगा, तो आप याद कर लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताइए, कई बार हमने ये क्वेश्चन करवाया भी है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? CaSO4 × 1/2H2O। क्या होगा? B इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करेंगे हम आपके 29 के लिए, ग्लूकोज का विघटन है। जब ग्लूकोज का विघटन कौन सी अभिक्रिया है ये आपको पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा अपचयन है ना, अपचयनोपचयन अभिक्रिया, सी ऑप्शन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरियम किस तत्व को उसके है ना सल्फेट से विस्थापित कर सकता है? तो बेरियम के बारे में आप याद रखिएगा कि सोडियम को उसके सल्फेट से क्या कर सकता है? विस्थापित कर सकता है। 30 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग क्या कर चुके हैं? कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। और अगर आप इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का 100% तैयारी करना चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो आप लोग अगर अभी तक सफलता बैच ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको सभी विषय का बेहतर तैयारी पूरे चैप्टर वाइज देखने को मिलेगा, थ्योरी और प्रश्न दोनों का। सभी विषय का आपको PDF नोट्स भी मिलेगा, पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन के भी PDF मिलेंगे और उसका प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। मॉडल पेपर का भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा। और आपको इसमें सभी विषय, ऑल सब्जेक्ट का मतलब सभी विषय, नो कोचिंग नो अदर क्लास, आप केवल कोर्स पढ़ के ही अच्छा कर सकते हैं। फी 1199 है, लेकिन अभी ऑफर के तहत मात्र आपको 599 में मिल जाएगा। तो ऑफर छूट ना जाए इसीलिए जल्दी कर लीजिए। क्लासेज चलेगी LGR स्टडी लाइव ऐप पे। आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐप क्लास की बात करें तो इस वाले ऐप पे चलेगी। LGR स्टडी सर्च कीजिएगा तो 2 ऐप आपको दिखाई देगा, एक तो व्हाइट वाला और एक रेड वाला। तो आपको व्हाइट वाले पे बिल्कुल सब कुछ फ्री जो है ना मटेरियल मिलेगा, और पेड कोर्स आपको इस रेड वाले पे मिलेगा, तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा।
कोर्स ज्वाइन करें कैसे, इसके लिए सबसे पहले ये वाला जो ऐप है प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपको सारा डिटेल यहाँ पर भर करके रजिस्टर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपको अपना एग्जाम सेलेक्ट कर लेना है, सेव कर देना है। तब ऐसा पेज खुलेगा। इसमें आपको पेड कोर्स पर क्लिक करना है अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तब, और PDF नोट्स पर क्लिक करिएगा तो आपको यूट्यूब अभी जो क्लास हुई है इसका PDF नोट्स मिल जाएगा। एंड आगे बात करें कि आप जब पेड कोर्स पर क्लिक कीजिएगा तो बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। बाय नाउ पर क्लिक करके आप पे ऑनलाइन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। 599 पेमेंट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं यह कोर्स। कोई भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आशा करते हैं कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जो भी पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के पास। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। चैनल अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग फिर अगले क्लास में।